क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि ब्रेकअप के 4 साल बाद भी आप उसका जन्मदिन नहीं भूले? आज कहानी शुरू होती है उस आधी रात से, जब शराब के नशे में डूबा केशव एक ऐसी गलती करने जा रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज हम सुनेंगे द गर्ल इन रूम 105 का चैप्टर 2 द मिडनाइट कॉल। चलिए सुनते हैं कहानी। लगभग 7 साल पहले, क्लैश ऑफ द टाइटंस डिबेट फाइनल्स, रॉन देवी फेस्ट, आईआईटी दिल्ली, अक्टूबर 2010। वो लेफ्ट पोडियम पर खड़ी थी। उसका कद 5 फीट 3 इंच ही था, लेकिन तन कर खड़ी होने के कारण वह अपने कद से अधिक लंबी नजर आ रही थी। उसने सफेद रंग की सलवार कमीज पहनी थी, जिस पर सिल्वर पाइपिंग वाला फूशिया दुपट्टा लिया हुआ था। मुझे उसके कपड़ों के बजाय उसकी डिबेटिंग स्किल्स पर फोकस करना था, लेकिन मेरी बात तो रहने ही दीजिए। डिबेट में उसके विरोधी को भी कुछ पल ठहरकर उसको एक नजर निहारने को मजबूर होना पड़ रहा था। ज़ारा बेहद खूबसूरत थी। सेमिनार हॉल स्टेज पर एक बैनर था जिस पर डिबेट का विषय लिखा था, क्या सार्वजनिक रूप से धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए? ज़ारा लोन के सामने था इंदर दास, हिंदू कॉलेज का डिबेट चैंपियन। वो दोनों ही क्लैश ऑफ द टाइटंस के फाइनल तक पहुंचे थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था और दोनों के बोलने का इंतजार हो रहा था। इंदर ने ढीला कुर्ता पहना था। उसके घुंघराले बालों और रिमलेस चश्मे के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बंगाली आर्ट फिल्म से निकल कर आया है। वही फिल्में जिनमें सभी अपना डायलॉग बोलने से पहले 5 सेकंड का इंतजार करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, हम एक आजाद मुल्क हैं, इंदर ने कहा। हमारे संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करती है। राज्य सत्ता किसी को भी धार्मिक आस्था का पालन करने से नहीं रोक सकती। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 धर्म पालन की स्वतंत्रता मुहैया कराते हैं। लोगों को संविधान के अनुच्छेद तक रटे हुए थे, और यहाँ मुझे यह भी नहीं मालूम था कि संविधान में अनुच्छेद जैसी भी कोई चीज होती है। इस डिबेट के दोनों ही पक्षों को लेकर मेरा अपना कोई विचार नहीं था। मैं तो केवल ज़ारा को जीतते देखना चाहता था। मैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। ज़ारा ने अपना हाथ उठाकर ऐतराज जताया, लेकिन उसे अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इंदर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनुच्छेद 25 कहता है, और मैं कोट कर रहा हूँ, इंदर ने कहा और रुक गया। फिर वह अपने नोट्स को उलट पुलट देखने लगा। जब लोग यह कहकर रुक जाते हैं कि मैं कोट कर रहा हूं, तो वे बड़े डरावने इंटेलेक्चुअल लगने लगते हैं। सच्चाई यही है कि मैं कोट कर रहा हूं टाइप के लोगों से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। इंदर फिर बोलने लगा। या बेहतर होगा अगर कहूं, इंदर कोट करने लगा। सभी लोगों को अपनी आस्था के अनुरूप व्यवहार करने और अपने धर्म का पालन और प्रचार करने का समान अधिकार और स्वतंत्रता है। यह कहकर वो फिर रुक गया, ताकि हम उसके कहे को गले से नीचे उतार सकें। मिस ज़ारा लोन, आप न केवल हमारे कल्चर के खिलाफ बात कर रही हैं, बल्कि हमारे संविधान के खिलाफ भी जा रही हैं। आप न केवल हमसे हमारा दिवाली सेलिब्रेशन छीन लेना चाहती हैं, आप कानून भी तोड़ने के लिए कमर कसे हुए हैं। उसने अपनी स्पीच खत्म की और हिकारत से अपने नोट्स को परे फेंक दिया। फिर उसने कुछ इस अंदाज में अपनी गर्दन हिलाई, मानो कह रहा हो, आखिर हम इस विषय पर डिबेट भी किस लिए कर रहे हैं। तालियां गूंज उठी। मेरा दिल बैठ गया। तो क्या ज़ारा डिबेट हार जाएगी? सभी की आंखें ज़ारा की ओर घूम गईं। उसने तालियों की गड़गड़ाहट खत्म होने का इंतजार किया
और फिर अपनी बात शुरू की। मालूम होता है मेरे प्रतिपक्षी को संविधान की अच्छी जानकारी है। इसके लिए तो उन्हें बधाई ही दी जानी चाहिए, जारा ने कहा। इंदर मुस्कुरा दिया। बहरहाल साथियों, हम यहाँ पर इस बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यह नहीं कि संविधान में क्या लिखा है, जो कि कोई भी 2 सेकंड में गूगल करके जान सकता है। श्रोताओं की रीढ़ तन गई। ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने जा रही थी। जारा ने अपनी बात जारी रखी। यह सच है कि संविधान हमारे प्रजातंत्र का आधार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। इससे पहले भी संविधान में संशोधन होते रहे हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। तो यहाँ पर सवाल यह नहीं है कि संविधान में क्या लिखा गया है, सवाल यह है कि संविधान में क्या लिखा जाना चाहिए, उसने कहा। यस, सुपर्ब, शाबाश, मैं जोर से बोल पड़ा। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। डैम, मुझे तो लग रहा था कि बाकी लोग भी मेरी आवाज में लाएंगे। पूरा हॉल मेरी तरफ देख रहा था। खुद जारा लोन की नजरें मुझ पर टिकी थी। शुक्रिया, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। लेकिन इसे बात के लिए बचा कर रखिए। कोई 500 लोगों से भरा हॉल ठहाका लगाकर हंस पड़ा। माहौल में छाई हुई गंभीरता थोड़ा कम हुई, लेकिन मैं थोड़ा तनाव में आ गया। मैं चाहता था कि ठीक उसी समय बिजली गुल हो जाए और पूरे हॉल में अंधेरा छा जाए, ताकि मैं चुपचाप वहां से निकल सकूं। जारा ने अपनी बात जारी रखी। बहरहाल मेरे दोस्त ने अनुच्छेद 25 को आंशिक रूप से ही कोट किया है। अनुच्छेद 25 ये जरूर कहता है कि सभी को धर्म पालन की आजादी है, लेकिन वह यह भी कहता है कि यह आजादी निर्बाध नहीं है और वह लोक व्यवस्था, सार्वजनिक नैतिकता और जन स्वास्थ्य के मानकों के प्रति उत्तरदायी है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे विद्वान प्रतिपक्षी इस बिंदु का उल्लेख करना भूल गए। तो अगर लोगों को होने वाली असुविधा का ही प्रश्न है, इंदर ने जारा को बीच में ही टोकते हुए कहा, तब एक मुस्लिम होने के नाते क्या आप लाउड स्पीकर से दिन में 5 बार अजान पर पाबंदी लगाने की बात भी कहेंगी? बिल्कुल कहूंगी। पूरे सभागार ने जैसे एक ठंडी आह भरी। एक मुस्लिम लड़की स्टेज पर होने के बावजूद ऐसा कह रही है, लेकिन जारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी बात जारी रखी। आप अजान के बिना भी दिन में 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं। हो सकता है कोई ऐप आपको अपने फोन पर दिन में 5 बार इसकी याद दिला दे, या आप चाहें तो हेडफोन पर जो सुनना चाहें सुन सकते हैं, लेकिन इसे सभी पर क्यों थोपना? वैसे मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे एक मुस्लिम लड़की की तरह संबोधित करना बंद करेंगे। मैं यहाँ पर एक मुस्लिम की तरह नहीं आई हूँ। मैं यहाँ फ्लैश ऑफ द टाइटंस डिबेट कंपटीशन की फाइनलिस्ट की तरह आई हूँ। इस बार वो तालियां गड़गड़ाई कि सभी आवाजें उनमें दब गईं। कुछ मिनटों के बाद जजिंग पैनल में से एक फैकल्टी मेंबर स्टेज पर गए और फैसला सुनाया। आज की डिबेट बहुत ही अच्छी रही। ये सच है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ही धार्मिक आस्था के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाने के पक्ष में अपनी बात रखना बहुत मुश्किल है। इस नजरिए से देखें तो मिस जारा के सामने एक कठिन चुनौती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही संयत रूप से और तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। इसलिए मिस जारा लोन को इस साल की विजेता घोषित किया जाता है। सभी ने अपनी जगह पर खड़े होकर इस फैसले का अभिवादन किया। जारा अपनी ट्रॉफी लेने आई। मैं पागलों की तरह तालियां बजा रहा था। मेरे हॉस्टल के एक साथी ने मुझसे कहा कि मुझे सीटी बजानी चाहिए। मैंने आपको बताया या नहीं कि आईआईटी दिल्ली में मुझसे जोरदार सीटी कोई नहीं बजा सकता था। मैंने जोरदार सीटी बजाई। वह किसी डिबेट कॉन्टेस्ट के बजाय किसी फुटबॉल मैच के लिए ज्यादा अनुरूप थी। एक बार फिर अनेक इंटेलेक्चुअल टाइप लोगों की नजरें मेरी तरफ घूम गईं। शायद वे यही सोच रहे थे कि मेरे जैसे फूहड़ आदमी को यहाँ किसने आने दिया। मेरे सीटी ने जारा का ध्यान खींचा। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी।
मैंने सीटी बजाने के लिए अपने मुंह में डाली उंगलियां बाहर निकाल ली। डूड इजी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मेरे पास खड़े एक लड़के ने पूछा। नहीं है तो नहीं, लेकिन बन जाएगी। मैं यही कहना चाहता था, लेकिन मैं हॉल के बाहर निकल आया और फूड स्टॉल की ओर चलने लगा। मुझे चीयर करने के लिए शुक्रिया। उसकी आवाज सुनकर मैं जैसे ठिठक ही गया। ज़ारा, मैंने पीछे पलटते हुए कहा। हाँ, नाइस कॉलेज, तुम यहीं के हो? हाँ, और तुम? मैंने कहा। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंद मार्क से आईआईटी मिस कर गई। शायद मैं इतनी स्मार्ट नहीं थी। तुम डेफिनेटली मुझसे तो ज्यादा ही स्मार्ट हो। हम मेन रोड तक चले आए, जहां ढेर सारे फूड स्टॉल सजे हुए थे। तो जब तुम लोग चलते हुए जा रहे थे, तो जारा ने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है, और फिर तुम लोगों ने साथ में खाना खाया और फोन नंबर एक्सचेंज किया। सौरभ ने बीच में मुझे टोकते हुए कहा। व्हाट? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैंने कहा। एक वेटर ने हमें बालकनी में देखा तो ट्रे में ड्रिंक्स ले आया। सौरभ के रोकने के बावजूद मैंने विस्की का एक ग्लास उठा ही लिया। अरे भाई प्लीज, तुमने एक प्लेन डोसा ऑर्डर किया, उसने पराठा मंगवाया। पराठा अच्छा नहीं था तो तुमने उसे अपना डोसा दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो तो अब इतिहास है। चलो अंदर चले, मैं यहाँ सर्दी में जमकर बर्फ हुआ जा रहा हूँ। उसने बाहें समेट ली। मैंने विस्की का एक बड़ा सा सिप लिया। वह मेरे हलक से नीचे कुछ ऐसे उतरी जैसे आग की छोटी सी गेंद हो। हैव अ ड्रिंक, मैंने कहा। इससे तुम्हें कम सर्दी लगेगी। नॉट रियली, अल्कोहल से तो उल्टे हीट लॉस हो जाता है। गोलू, ये जेई की केमिस्ट्री यहाँ मत पका, ये न्यू ईयर्स ईव है, मैंने कहा। मैंने एक गिलास उसके मुंह की ओर बढ़ाया। उसने मेरी तरफ देखा और फिर झिझक से एक घूंट पी लिया। गुड जॉब माय गोलू, मैंने कहा। तो तुम्हें डोसे वाली बात भी मालूम है? तब तुम जानना चाहोगे कि हमारी अगली मुलाकात कैसे हुई। द फर्स्ट रियल डेट। प्लीज नो भाई, चल अंदर चलकर स्टाफ के साथ रहते हैं। वे लोग पहले ही हमें एंटी सोशल समझते हैं। उनकी ऐसी की तैसी, हमें इस जॉब से ही नफरत है, तो लोगों से कैसे घुले मिलेंगे? उन लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश तो कर सकते हैं। एक मिनट, मैं कॉल करके आया। मैंने अपना फोन निकाला और ज़ारा का कांटेक्ट खोला। सौरभ ने उसकी तस्वीर देख ली। नहीं भाई नहीं, वह मेरा फोन लेने आगे बढ़ा। मैं दौड़ पड़ा। भाई मेरी कसम है, आप उसको कॉल नहीं करोगे। नया साल है, क्या मैं उसको विश भी नहीं कर सकता? नहीं भाई, उसने कहा। रिंग जा रही है। मैंने अपने बाएं हाथ से सौरभ को रोका और दाएं हाथ से फोन को अपने कान से लगाया। एक रिंग गई, फिर दूसरी, पांचवी, सातवीं। हेलो, एक आवाज सुनाई देते ही मैंने कहा, हेलो ज़ारा, फोन मत रखना, ओके? द पर्सन यू हैव डायल्ड कैन नॉट बी रीच्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। एयरटेल लेडी की आवाज थी। इमोशनल लेस बिच। उसको क्या मालूम था कि यह कॉल मेरे लिए कितना जरूरी था। तो फोन नहीं लगा? गुड, चलो अब रहने दो, सौरभ ने कहा। मैंने फिर लगाया, फिर 7 रिंग गई, फिर वही एयरटेल बिच की आवाज। स्टॉप इट भाई, वो इतने सारे मिस्ड कॉल देखकर घबरा जाएगी। मुझे परवाह नहीं, मैंने कहा। जब आप पहले ही किसी को ढेरों मिस्ड कॉल देने का अपमान सहन कर चुके हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने 2 या 3 मिस्ड कॉल दिए हैं या 7-10। यही कारण था कि मैंने उसे 10वीं बार कॉल किया और इस बार मेरे कानों में एयरटेल लेडी की आवाज नहीं थी। हेलो, मैंने ज़ारा की आवाज सुनी। उसके मुंह से निकला एक ही शब्द मुझे किसी भी विस्की से बेहतर महसूस कराने में सक्षम था। हे ज़ारा, मैंने गला खंगारते हुए और हे शब्द को जरूरत से ज्यादा खींचते हुए कहा।
सौरभ ने मायूसी भरी आह भरी। मैं उससे दूर चला आया। हाँ केशव, उसने नपी तुली आवाज में कहा। उसकी आवाज ठंडी थी, किसी भी एयरटेल लेडी की आवाज से ज्यादा ठंडी। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या बोलूं। मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मैं इतना ही कह सका। जानती हूँ, और तुम्हें भी यह मालूम होना चाहिए कि अगर कोई 10 बार में भी आपका कॉल नहीं पिक कर रहा है तो इसका मतलब है कि शायद आप दोनों के बीच बात नहीं हो सकती। 10 बार नहीं, 9 बार। एनीवे, तुम बिजी हो क्या? मैंने कहा। मैं बाद में भी कॉल कर सकता हूँ। मुझे उसे एक बार फिर कॉल करने और उसकी आवाज सुनने का बहाना चाहिए था। मुझे बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा था। वो भी किसी पार्टी में थी शायद उसने काली साड़ी पहनी हो। मैं सोचने लगा कि क्या उसके साथ उसका इडियट लूजर बॉयफ्रेंड भी होगा। क्या बात है केशव, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? उसने कहा। मैं बालकनी के कोने में चला आया। सौरभ ने मुझे फॉलो तो नहीं किया, लेकिन दूर से ही मुझ पर नजर जरूर जमाए रहा। मैं बस हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता था। तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा। होल्ड ऑन अ सेकेंड, उसने कहा। उसका ध्यान पार्टी में किसी और की तरफ चला गया था। हाय, मैंने उसकी आवाज सुनी। यू लुक लवली टू। ज़ारा, आर यू देयर? बहुत देर तक कुछ भी सुनाई नहीं देने पर मैंने कहा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एनीवे, तुमको याद है हमने क्या डिसाइड किया था? टू बी टुगेदर फॉर एवर एंड एवर, मैंने कहा। डैम, मुझे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? क्या हमने यह नहीं कहा था कि जब हम ट्रिप पर गए थे नए साल पर गोवा में? वो बहुत पुरानी बात है केशव, 6 साल पुरानी, 2011 की न्यू ईयर ईव, मैंने कहा। जब हमारा दिल टूट जाता है तो अतीत की तारीखों को याद रखने वाला हमारे दिमाग का हिस्सा बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तब हमने डिसाइड किया था कि एक दूसरे के टच में नहीं रहेंगे, लेकिन तुम इसको फॉलो ही नहीं करते, जबकि हमारा ब्रेकअप हुए कई साल हो चुके हैं। ओके, तो एक काम करो, मुझे मार डालो, क्योंकि मैंने तुम्हें विश करने के लिए फोन लगाया। मुझे मार डालो क्योंकि न्यू ईयर ईव मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, या मुझे मार डालो क्योंकि आज उस दिन की पहली सालगिरह है जब हम पहली बार एक दूसरे के साथ सोए थे। केशव, स्टॉप इट। स्टॉप क्या? तुम्हारे बारे में सोचना। काश कि ऐसा कर पाता, मैंने चीखते हुए कहा। काश कि मैं तुम्हें भुला पाता। सौरभ दौड़कर आया और इशारों में पूछने लगा कि क्या माजरा है। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने इशारे से मुझसे फोन को स्पीकर मोड पर रखने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। आर यू ड्रंक? ज़ारा ने कोमल स्वर में पूछा। इससे क्या फर्क पड़ता है ड्रंक हूं या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मिस करता हूँ ज़ारा। तुम उस लूजर रघु के साथ क्या कर रही हो? उसे ऐसे नामों से बुलाना बंद करो केशव। अच्छा, मैं चलती हूँ। सौरभ ने इशारे से कहा कि अब मुझे फोन रख देना चाहिए। जाहिर है मैंने उसकी अनेक सलाह नहीं मानी। ओहो, अपने रघु को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव। मग्गू रघु, उसे हॉस्टल में इसी नाम से बुलाया जाता था, मालूम है तुमको? मग्गू रघु। मैं फोन रख रही हूँ केशव, अब मुझे कॉल मत करना। उस फ्रीकिंग नर्ड को लेकर इतनी टची। वो नर्ड जो अपनी कमबख्त.com कंपनी को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है, वो तुम्हें कभी उस तरह प्यार नहीं कर सकता जिस तरह मैं करता हूँ। वो कमबख्त.com कंपनी इंडिया के हॉटेस्ट स्टार्टअप में से है और उसको रघु ने क्रिएट किया है। तुमको उसका वैल्यूएशन पता है, लेकिन मैं तुमको ये सब भी क्यों बता रही हूँ? ज़ारा ने झुंझलाते हुए कहा। तो इसलिए तुम उसके साथ हो, उसके पैसों के लिए? मैंने कहा। मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक साथी चाहिए था, एक परिवार चाहिए था, जबकि तुम तो डरे डरे फिर रहे थे
हिम्मत जुटाने की बजाय तुम उल्टे मेरे परिवार वालों को गालियां बक रहे थे। और तुम्हारे परिवार वालों ने क्या किया? तुम ये सब पहले भी कह चुके हो, लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं। मुझे प्रोवोक करने की कोशिश मत करो। नाउ बाय। मुझे फिर कॉल मत करना, नहीं तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा? क्या तुम मुझे ब्लॉक करने की धमकी दे रही हो? मुझे बीच में ही रुक जाना पड़ा क्योंकि फोन कट गया था। एनीवे, मुझको भी जाना है, मैंने फोन पर कहा, जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। भाई, उसने फोन काट दिया है, सौरभ ने कहा। ठीक है, उसने मेरा फोन काट दिया। ऐसा प्रिटेंड करने से क्या फायदा कि उसने ऐसा नहीं किया। मैंने सौरभ की ओर देखा। मुझे उम्मीद थी कि एक तमाचा पड़ेगा, लेकिन वो आगे बढ़ा और मुझे गले लगा लिया। मैं जोर से रोने लगा। ब्लडी बिच, वो मुझे ब्लॉक करेगी। मैं उसको हर मिनट याद करता हूँ और वो मुझसे ऐसे बात करती है। मैंने सुबकते हुए कहा। भाई, आपको इस लड़की को भूलना होगा। अब ये बहुत लंबा खिंच गया है, सौरभ ने कहा। मैं पहले उसे भुला चुका हूँ। मैंने सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला। गुड, तो अब हम अंदर चले। वेट, मुझे उसको एक बार फिर कॉल करके बोलना है कि मैंने उसको भुला दिया है। नहीं भाई, नहीं भाई। लेकिन इससे पहले कि सौरभ कुछ रिएक्ट कर पाता, मैंने उसका नंबर एक बार फिर से डायल कर दिया। घंटी बजी। मुझे उम्मीद थी कि फोन काट दिया जाएगा, लेकिन फोन अटेंड कर लिया गया। यस। दूसरी तरफ पर एक पुरुष की आवाज थी। डैम, तो ये लवर ऑफ द सेंचुरी की आवाज है, रघु। ओह, मैंने कहा, हैप्पी न्यू ईयर। लिसन केशव, मैं शराफत से रहना चाहता हूँ। तुम जारा को तंग करना बंद करो। साला हरामी, ये मुझे ऐसा बोलने वाला होता कौन है? उसका बाप? उसका वॉचमैन? और मैं शराफत से रहना चाहता हूँ, ऐसे कौन बोलता है? इसका मतलब क्या है? मैं उसे तंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आवाज संभालते हुए कहा। मेरे ख्याल से तुम कर रहे हो और रेगुलरली कर रहे हो। नहीं, मेरी आंखों के सामने ही यह कई बार हो गया है। बंद करो ये सब, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रघु ने शांत आवाज में कहा। शायद उसने न्यू ईयर पर केवल नारियल पानी ही पी लिया था। देखो ब्रो, मैंने कहा और सोचने लगा कि अब क्या कहूँ। विस्की के कारण मैं एक नपा तुला लॉजिकल वाक्य बोलने में मुश्किल अनुभव कर रहा था। वास्तव में मैं इतना भर कहना चाहता था कि फक ऑफ, जारा मेरी है। लेकिन उस हालत में भी मुझको इतना मालूम था कि इस समय यह बोलना ठीक नहीं रहेगा। जस्ट कट द कॉल, मैंने पीछे से जारा की आवाज सुनी। बिच। हाँ केशव, रघु ने संयत स्वर में कहा। देख ब्रो, मैंने फिर दोहराया, क्या मैं जारा से बात कर सकता हूँ? लेकिन वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये तुम्हें कैसे मालूम? उसको फोन दो, उसने खुद मुझसे कहा। अभी क्या तुम चैन से हमें जीने दोगे? हैप्पी न्यू ईयर, बाय। सुनो रघु, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज बुझ गई थी। क्या? सुनो रघु, मैं वहां आऊंगा और तुम्हारी डैश डैश डैश। इसके बाद मैंने जो बातें कही उन्हें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। अव्वल तो इसलिए कि मुझे ठीक से याद ही नहीं कि मैंने क्या कहा, लेकिन जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मैंने रघु की माँ और बहन की शान में कुछ ऐसी बातें कही थी, और वह भी शुद्ध हिंदी में। मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि राजस्थान के ट्रक ड्राइवर्स भी शर्मा जाए। और उसके बाद मैं एक डंडा लेकर तुम्हारी एन इसी बिंदु पर सौरभ ने मुझसे फोन छीन लिया। उसने फोन काटा और अपनी जेब में रख लिया। ये तुम क्या चुतियापा कर रहे हो? सौरभ ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, जबकि वो मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। तब जाकर मुझको एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। तुम जारा को गालियां बक रहे थे, उसने कहा। नहीं, केवल रघु को, मैंने कहा। तुमने क्या शर्म लिहाज बेच खाई है? सौरभ ने कहा। मैं केवल जारा से बात करना चाहता था, लेकिन वो एसहोल बीच में आ रहा था। वो बीच में इसलिए आ रहा था क्योंकि वो जारा खुद तुमसे बात नहीं करना चाहती। आज के बाद मैं उसको कभी कॉल नहीं करूंगा। सौरभ ने अपना सिर हिलाया।
और मायूस मन से मुस्कुराने लगा। सच कहता हूँ, तुम उस लड़की को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? क्या मुझे मेरा फोन वापस मिलेगा? सौरभ ने अपनी जेब थपथपाई। अभी ये मेरे पास रहेगा, और अगर तुम अंदर नहीं चले तो मैं इसे फर्श पर फेंक कर चकनाचूर कर दूंगा। हम चंदन के ड्राइंग रूम में चले आए। चंदन क्लासेस के केमिस्ट्री टीचर कमल सर हमारी ओर बढ़े। हैप्पी न्यू ईयर जी, अनदर ईयर, अनदर जेई, अनदर राउंड ऑफ स्टूडेंट जी, उन्होंने कहा और इस चुटकुले पर खुद ही हंस पड़े। मैंने हल्के से अपना गिलास उनके गिलास से टकराया। तुम दोनों कहाँ थे? अरोरा जी पूछ रहे थे, उन्होंने कहा। सॉरी, हम थोड़ी खुली हवा खाने चले गए थे, सौरभ ने कहा। और अब थोड़ी विस्की पीना चाहते हैं, मैंने आंख मार कर कहा। कमल जी, क्या आप मुझे एक ड्रिंक ला कर देंगे? श्योर, उन्होंने कहा। अभी आया। सौरभ ने मुझे घूर कर देखा। अब बस करो, उसने कहा। लास्ट ड्रिंक। क्या मुझे मेरा फोन वापस मिलेगा? नेवर। केशव, तुमने ठीक नहीं किया। पता है तुम कैसे चिल्ला रहे थे? गोलू जी, जब आप मुझे डांटते हो तो बड़े क्यूट लगते हो। आपका गोल टमाटर जैसा चेहरा लाल हो जाता है। मैंने कहा। स्टॉप इट, उसने कहा, और मैं उसकी ओर बढ़ा। हैप्पी न्यू ईयर जी, अनदर ईयर, अनदर जेई, मैंने कहा और उसे खुदकुदी करने लगा। मैंने कहा स्टॉप इट। मैंने अपना फोन निकालने के लिए उसकी जेब में हाथ डाल दिया। नेवर, उसने मुझे धकेलते हुए कहा। तुम तो पहले से भी फैट हो गए हो गोलू, मैंने उसका पेट थपथपाते हुए कहा। मिठाई के शौकीन है ना? जो आपको कभी नहीं मिल सकता उसे प्यार करने से तो बेहतर ही है, सौरभ ने मेरे हाथ को धकेलते हुए कहा। चैप्टर 2 यहीं खत्म होता है। केशव अब जारा के हॉस्टल की दीवार फांदने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या जारा उसे माफ कर देगी, या फिर केशव कोई ऐसी गलती करने जा रहा है जिससे वापसी मुमकिन नहीं है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बने रहिए स्टोरी टाइम विद आरती के साथ। थैंक यू सो मच।